बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो रास्ते जिनके ज़रिए से हम ड्रग अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास बहुत से तरीके हैं और ये डिपेंड करता है कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कि पेशेंट जो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं उनमें से सबसे ले सकता है या फिर उसको कोई एक स्पेसिफिक रूट चाहिए जिसके ज़रिए से वो ड्रग को अपने अंदर ले जा सकता है। अब इसके लिए हमारे पास किसी भी ड्रग की एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे और उसके डिसएडवांटेजेस और उसके नुकसानात की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स को 3 ब्रांचेस में कह सकते हैं डिवाइड किया गया है, एंटेरल, पेरेंटरल और लोकल। तो जो रूट आज हमने पढ़ना है वो है एंटेरल रूट, या फिर इसको हम कहते हैं कि ओरल इंजेशन। एंटेरल रूट वो रूट होता है जो कि हम अपने माउथ के ज़रिए से ड्रग को इंजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है और सेफेस्ट रूट है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओल्डेस्ट इसलिए कि जो कदीम ज़माने में भी लोग जड़ी बूटियों के ज़रिए से इलाज करते थे तो वो अपने माउथ के ज़रिए से ही उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते थे। तो इसका फ़ायदा एक ये है कि जो हमारे पास जीआई ट्रैक्ट है उसका लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है ड्रग को, उसके कंटेंट्स की अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, उसको डिफरेंट पीएचेस मिल जाती हैं पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर जब कोई भी ड्रग ट्रैवल करती है, और इसकी एब्जॉर्प्शन भी इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ एसिड्स और एंजाइम्स जो हमारे गट के अंदर सिक्रीशन कर रहे होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी की वजह से और कुछ जो हमारे पास बैक्टीरियल फ्लोरा या बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ड्रग्स को कई बार डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती या फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाद हमारे पास इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये सबसे सेफेस्ट रूट है। सेफेस्ट रूट इसलिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी ड्रग लेते हैं माउथ के ज़रिए से, इंटेरल रूट, तो जब हम उसको लेते हैं तो पहले उसने हमारे माउथ के ज़रिए से ओरली उसने पहले ट्रैवल करते हुए हमारे स्टमक तक जाना है, वहाँ पे डिफरेंट जूसेस रिलीज़ होंगे, उनके ज़रिए से उसने डिसइंटीग्रेट होना है, डिसोल्यूट होना है, उसके बाद उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, तो इसका टाइम थोड़ा लंबा होता है। लेकिन अगर हम यही ड्रग अगर आईवी के ज़रिए से दें या फिर डायरेक्टली इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे ब्लड के अंदर 100% हो जाए किसी भी ड्रग की, और वो पेशेंट उस ड्रग से एलर्जिक हो, इस केस में फ़ौरन से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो उस कंडीशन को ओवरकम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम माउथ के ज़रिए से लें, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम एडवांटेज के तौर पे काम करता है कि हमारे पास टाइम होता है कि हम उसको ओवरकम कर सकें, इसलिए ये सेफेस्ट रूट है। फिर है कि ये मोस्ट कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, कोई भी इसको यानी कि आराम से इस रूट के ज़रिए से मेडिसिन ले सकता है। मोस्ट इकोनॉमिकल है, मतलब कॉस्ट फ्रेंडली है ये। इसके अलावा ड्रग्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, पेशेंट को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती मेडिसिन को अपने बॉडी के अंदर ले जाने के लिए, वो खुद आराम से माउथ के ज़रिए से अंदर ले जा सकते हैं। जबकि कोई भी इंजेक्शन या आईवी के ज़रिए से वो अगर लेगा तो उससे किसी नर्स की या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी कि वो उसकी हेल्प करे। इसके अलावा ये नॉन इन्वेजिव रूट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बाहर से हमें कोई चीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करनी होती। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने लिखी वो कि डज़ नॉट रिक्वायर इंसर्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू स्किन। अगर हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर सिरिंज की जो नीडल होती है वो जाती है, या फिर अगर हम आईवी के ज़रिए से कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए कैथेटर हम यूज़ करते हैं जो कि इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए इन्वेजिव होता है। ये हमारे पास नॉन इन्वेजिव रूट है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको पार्स करते हुए उसके अंदर नहीं जाता। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब आगे हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर, यानी कि हमने ड्रग ले लिया, उसने पहले अपने डिफरेंट स्टेप से होते हुए जाना है, डिसइंटीग्रेट होना है, डिसोल्यूट होना है, फिर इसकी कहीं जाके एब्जॉर्प्शन होनी है, तो उसको टाइम लगता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, तो इसका टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। इसके अलावा ये इरिटेशन प्रोवाइड कर सकती है कोई भी ड्रग किसी के लिए, और अनपैलेटेबल यानी कि
कड़वी अगर ड्रग होगी तो कई बार पेशेंट जो होते हैं वो ड्रग जो टैबलेट्स होते हैं उनको लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनके टेस्ट की वजह से वो अनपैलेटेबल होती है, कड़वी होती है, उनको इंजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हो सकता है कि एब्जॉर्ब ही ना हो बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिए स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उसके अंदर जो हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को कैंसिल आउट कर देता है अगर हम सिर्फ अकेली स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। इसके अलावा ये हमारे जीआई ट्रैक्ट की गट की इरिटेशन प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को या ड्रग इंजेस्ट करने वाले को वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं, मतलब कि एब्जॉर्प्शन जिस तरीके से होनी होती है उस तरह से नहीं हो पाती। फिर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो हमारे पास हमारे स्टमक के अंदर या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होते हैं, वो हमारे पास ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इसलिए इंसुलिन हम टैबलेट की फॉर्म में नहीं लेते या इंटेरल रूट से नहीं लेते हैं, इंसुलिन हमेशा हम इंजेक्शन के ज़रिए से लेते हैं। इसके अलावा हम ये ड्रग अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि बेहोश होते हैं, और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स वो होते हैं जो कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ड्रग्स ये टैबलेट्स कड़वी होती हैं, हमने नहीं लेनी। तो ये पेशेंट्स अनकोऑपरेटिव होते हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते डॉक्टर्स वगैरह के साथ कि वो ये मेडिसिन आराम से ले लें, बल्कि वो थोड़े ज़िद्दीपन दिखाते हैं, लेने से इनकार कर देते हैं। फिर हमारे पास ये होता है कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फर्स्ट पास जो उनका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, उसके अंदर एक्सटेंसिव यानी कि बहुत देर के लिए चली जाती हैं। इस वजह से भी हमारे पास जो इंटेरल रूट के ज़रिए से ड्रग लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इन डिसएडवांटेजेस पर काबू पाने के लिए कुछ तरीके हैं। वो क्या हैं कि हम इरिटेंट्स देते हैं कैप्सूल्स में भर के, जबकि जो हमारे पास कड़वी जो मेडिसिन होती हैं, बिटर ड्रग्स जो होती हैं, उनकी हम कोटिंग शुगर कोटेड कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर शुगर की तय चढ़ा देते हैं। अंदर मेडिसिन नहीं होती लेकिन ऊपर शुगर का कोट होता है। या फिर इसके अलावा कुछ कई बार ऐसे होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी सब्सटेंसेस के ज़रिए से कवर की जाती हैं, फॉर एग्जांपल रेजेंस, गम्स, शुगर, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ताकि वो आसानी से इंजेस्ट हो सकें। फिर हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस बताई गई हैं। ओरली हमारे पास ड्रग को लेने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। उसमें ये है कि कैप्सूल और टैबलेट डायरेक्टली हमें पानी के ग्लास के साथ स्वलो करना चाहिए, और पेशेंट खड़ा हो यानी कि खड़े होकर पेशेंट को कोई भी ड्रग लेनी चाहिए, ताकि वो डायरेक्ट उसका जो रूट है, फॉर एग्जाम्पल उसने हमने माउथ से ली है तो फिर उसने हमारे एस्फेगस से होते हुए जाके स्टमक में जाना है, तो इसलिए कि वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाए, इसलिए उसका खड़े होकर लेना ज़्यादा बेहतर है ड्रग का। इसकी वजह से जो ड्रग होती है ना या टैबलेट होती है वो स्टमक में जाती है और उसकी रैपिड डिसोल्यूशन हो जाती है, यानी ये डिसोल्यूशन ये कि वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा इस चीज़ का चांस भी कम हो जाता है कि ड्रग लैरिंग्स के अंदर या फिर एपिग्लॉटिस में जाके अटक जाए, ये चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिकम्बेंट पेशेंट होते हैं, रिकम्बेंट का मतलब होता है कि जो लेटे हुए होते हैं या फिर जो खड़े नहीं हो सकते, और इसका एक और मतलब ये भी ले सकते हैं हम कि वो पेशेंट जो सर्जरी या एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहे हैं, उन पेशेंट्स को ड्रग्स ओरली नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके ना एस्फेगस में जाके ड्रग अटक सकती है, क्योंकि वो खड़े होकर या अपराइट पोजीशन में तो ड्रग ले नहीं सकते, उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं ना वो एब्सेंट होती हैं। इस वजह से अगर वो इस तरह से ड्रग लेंगे तो ड्रग उनके जो एस्फेगियल मिकोज़ा है, मिकोज़ा लाइनिंग है उनके एस्फेगस की, उसको डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन सॉल्ट्स हो गए या टेट्रासाइक्लिन्स, अगर इन कंडीशन में उन पेशेंट्स को दी जाएंगी तो वो उनके एस्फेगियल मिकोज़ा को डिस्ट्रॉय कर देंगे या डैमेज कर देंगे। हमारे पास आ जाती हैं एंटेरिकोटी टैबलेट्स। ये हमारे पास ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको कुछ सब्सटेंसेस से कवर किया जाता है या फिर कोट किया जाता है, ताकि वो हमारे पास जो गैस्ट्रिक एसिड या स्टमक के जो एसिड्स होते हैं उनमें जाके डाइजेस्ट ना हो जाएं। लेकिन ये जो हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास जो इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जाके उनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है। तो
एंटेरिक-कोटेड टैबलेट्स में हमारे पास वो कहता है कि ये टैबलेट्स कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, फेफ्थलेट, ग्लूटन ईटीसी इनसे कवर की जाती है ताकि ये गैस्ट्रिक एसिड में जाके डाइजेस्ट ना हो जाए। इसकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती, मतलब कि ये जो हमारे पास जीआई ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई जलन वगैरह नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रक्शन को भी अवॉइड कर देता है कि ड्रग जो होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती स्टमक में, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई कवर ही नहीं होगा तो स्टमक के जो एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जब कोट होगा तो उसमें नहीं होगा डिस्ट्रॉय। इसके अलावा ये हमारे पास जो ड्रग की हायर कंसंट्रेशन है ना उसको भी प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वो जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना उसको भी प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करता है। रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन को स्लो करके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है यानी कि उसका टाइम पीरियड उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। लेकिन अगर हमारे पास जो कोटिंग है वो इनअप्रोप्रिएट यानी कि सही तरह से नहीं होगी तो जो टैबलेट है वो एब्जॉर्ब हुए बगैर ही एक्सपेल या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास टैबलेट्स की कंट्रोल रिलीज़ या सस्टेन रिलीज़ प्रिपरेशंस की जाती हैं ताकि उनको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके, प्रोलॉन्ग किया जा सके, और जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन ऑफ ड्रग भी फिर बढ़ेगा। ये हमारे पास वो कहते हैं कि यूज़फुल है सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के लिए, यानी कि वो ड्रग्स जिन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर एक्ट करना होता है बॉडी पे, सिर्फ उनके लिए ये हमारे पास यूज़फुल है। लॉन्ग टर्म एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उनके लिए नहीं। हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहले है कि हम इसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी कि हमने दिन में इसको कितनी बार कोई भी ड्रग देनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है कि इसने दिन में 3 मरतबा पैनाडोल खानी है, तो दिन में 3 मरतबा पैनाडोल को खाना उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके अलावा जिसकी थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है हम उसको मेनटेन कर सकते हैं, स्पेशली उस केस में जब हम नॉकटर्नल सिम्टम्स को ट्रीट करें। नॉकटर्नल सिम्टम्स हमारे पास ये है कि रात के वक्त किसी भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा यूरिन करना, इसके अलावा दिन के वक्त उसका बहुत ज़्यादा फटीग, स्लीपीनेस, ये सब कुछ नॉकटर्नल सिम्टम्स में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि ड्रग की प्रिपरेशन का फेलियर प्रिपरेशन जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी हो सकती है शॉर्ट टाइम में, और इसके अलावा ये कि ये मोर एक्सपेंसिव होता है। एंटेरिक-कोटेड टैबलेट्स ये मोर एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये था हमारे पास इंटरनल रूट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। तो आज के लिए बस इतना ही।